Once you are familiar with the concepts of passive immunity, active immunity, you know what is humoral immunity, what is innate immunity, and what is cell mediated immunity. Now, let's have a look on multiple choice questions of this topic. वो कहता है which statement correctly describes lymphocyte, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो lymphocyte को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही है. कहता है each B lymphocyte has an ability to make several type of antibody molecules. क्या हर एक lymphocyte ढेर सारी तरह की एंटीबॉडीज बना सकता है? तो नहीं, हर एक लिम्फोसाइट जो है वो एक ही तरह की स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी रखता है. हम ये जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स के ऊपर ऐसे एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं जब प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं इससे इससे एक नंबर पे बनते हैं मेमोरी सेल्स, एक नंबर पे बनते हैं मेमोरी सेल्स, और दूसरे नंबर पर क्या बन रहे होते हैं? प्लाज्मा सेल्स. और प्लाज्मा सेल्स फिर उसी टाइप की एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं. सो वन जो है वो रॉन्ग हो गया. अब आप देखिए वन कहाँ कहाँ है. ए में वन है, बी में वन है, डी में वन है, पीछे बचा सी. अब हम इसको वैलिडेट करेंगे, क्या ये बाकी की तीन स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है या नहीं. ऑलराइट, यस, इट्स सी. अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट है सम ऑफ द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बिकम मेमोरी सेल्स. यस, दे डू बिकम मेमोरी सेल्स. प्लाज्मा सेल्स सेक्रेट एंटीबॉडीज, अभी बताया, बिल्कुल करते हैं. और कुछ टी लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस को टू किल इन्फेक्टेड सेल्स. बिल्कुल, ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, जो ये जिनकी बात कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स, और वो ये काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कहते a person breathes in small particles from very dusty environment. What will affect what will this have on effect this have on B lymphocytes and goblet cells? इसका B lymphocytes और goblet cells के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? B lymphocytes भी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और goblet cells भी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है जी. क्यों गॉबलेट सेल ज्यादा एक्टिव किस लिए हो जाएंगे? वो इसलिए ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे बिकॉज गॉबलेट सेल्स ने म्यूकस बनाना होता है, और ये म्यूकस का काम होता है इनको वाइप आउट करना फ्रॉम योर बॉडी. और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव इसलिए हो जाएंगे कि वो डस्ट पार्टिकल जो है वो एंटीजेंस के तौर पर प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक एंटीजेंस. आगे कहते हैं विच एक्शन आगे कहता है विच एक्शन इज टेकन बाय अ बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड बाय एन एंटीजन. अच्छा जी. It attaches to the infected cell, displaying the antigen and it destroys it. ये बी lymphocyte का काम नहीं होता. It divides repeatedly to form clone of genetically identical plasma cells. तो ये काम इसका होता है, ये प्लाज्मा सेल्स और क्लोन्स बनाता है. It engulfs the infected body cells which display the antigen. इसका काम engulfing नहीं होता. Engulfing जो है ये किसका काम होता है? फेगोसाइट्स का. It secretes cytokines to stimulate T lymphocyte. नहीं, ये जो साइटोकाइंस है इनको टी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट करते हैं, और ये किसको? बी लिम्फोसाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो ये भी गलत हो गई. एक सेकंड. अच्छा, कहते हैं कौन से सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में? कौन से सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाते हैं? बी लिम्फोसाइट भी मेमोरी सेल बनते हैं, टी लिम्फोसाइट भी मेमोरी सेल बनते हैं, फैगोसाइट मेमोरी सेल्स नहीं बनते. तो आंसर होगा 1 and 2. पार्डन. कहता है डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट फॉर द बी लिम्फोसाइट्स. इसके लिए कौन सी डिस्क्रिप्शन करेक्ट है? क्या ये थाइमस में प्रोसेस होते हैं? थाइमस में प्रोसेस नहीं होते, वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. रिलीज एंटीबॉडी इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन. इमीडिएटली नहीं करते, कुछ अरसे के बाद करते हैं. जब इनके प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं प्लाज्मा सेल्स करते हैं. एक्ट इन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. नहीं, ये सेल मीडिएटेड नहीं, ये ह्यूमोरल रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं. और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स क्या है? जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही होती हैं. सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में फैगोसाइटोसिस हो रही होती है. कैन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल.
हाँ ये एंटीजन प्रेजेंटेशन के अंदर अपना काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। कहते विच स्टेटमेंट, जी खिजर लिखिए, लिख के पूछे। कहते विच स्टेटमेंट अबाउट बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कहता है करेक्ट है। दे बिकम एक्टिव ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड्स टू देयर सरफेस रिसेप्टर। एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन बाइंड करता है। एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन बाइंड करता है। बेटा आपने जो लिखना है आप इनबॉक्स मुझे डायरेक्टली करें, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। चैट में पूछे। अच्छा जी, नंबर 2, दे डिवाइड टू फॉर्म क्लोन्स व्हेन मीटिंग एन एंटीटॉक्सिन इन अ सेल। क्या ये क्लोन्स बनाने शुरू कर देते हैं? क्या ये क्लोन्स बनाने शुरू कर देते हैं? दे डिवाइड टू फॉर्म क्लोन्स व्हेन मीटिंग एन एंटीटॉक्सिन इन अ सेल। जब ये एंटीटॉक्सिन को मिलते हैं, तो एंटीटॉक्सिन को मिलते हुए ये क्लोन्स नहीं बना रहे होते हैं। ये जब एंटीजन को मिलते हैं तो फिर ये टोन क्लोन बनाने शुरू करते हैं। बताता हूं बेटा एक मिनट। दे प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स टू इन रिस्पॉन्ड टू एन एंटीजन व्हेन एक्सपोज्ड इन द फ्यूचर। तो ये काम ये बिल्कुल ठीक है कि ये मेमोरी सेल्स जो है ये बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसने ऊपर बात कर लिया दोनों की। हमें यहाँ पर वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो ये दोनों करते हैं। तो ये दोनों मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, ताकि अगर एक फ्यूचर में एक्सपोजर मिल रहा हो, ताकि अगर फ्यूचर में एक्सपोजर मिल रहा हो तो फिर ऐसा हो सके। एंटीबॉडीज इमीडिएटली इसलिए नहीं रिलीज होती है बिकॉज इमीडिएटली उसने मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनाने होते हैं, और प्लाज्मा सेल्स जब इनफ बन जाते हैं तो फिर प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। इसीलिए जैसे ही वो जाकर, मिसाल के तौर पर ये है, जैसे ही इसने एंटीजन के साथ बाइंड कर लिया तो फौरन एंटीबॉडी रिलीज नहीं करता, बल्कि अपने क्लोन्स बनाने में मसरूफ हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। फिर कहता है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर कौन सी स्टेटमेंट लिम्फोसाइट्स का रोल यहां पर बता रही है? दे डिवाइड टू प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट। किलर लिम्फोसाइट नहीं बनाते, वो टी लिम्फोसाइट बनाते। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, बात तो ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, नहीं। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स क्या था? जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही होती थी, तो एंटीबॉडीज नहीं बनती। एंड टी लिम्फोसाइट्स क्लोन प्रोड्यूस एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स। ये जो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनाते, बल्कि बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। लिहाजा बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है विच रो करेक्टली मैचेस अ फंक्शन विद बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट बिकम प्लाज्मा सेल्स। दोनों पे कह रहा है नहीं। में सिक्रीट एंटीबॉडीज, ये बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज, में बिकम प्लाज्मा, ये बन जाते हैं। प्रोवाइड दैट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ये नहीं देते, ये भी नहीं देते। और प्रोवाइड्स अ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, यस बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल रिस्पॉन्स देते हैं। आपको कई बार बताया कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, कि इसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही होती है। एंटी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल रिस्पॉन्स नहीं देते। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी एंड बी लिम्फोसाइट्स इन द इम्यून सिस्टम। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? टी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल नहीं बनाते, और ये प्लाज्मा सेल बनाते हैं जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, बात तो ठीक है।
बी में कहता है डू नॉट स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस एंड स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस। ये स्टेटमेंट गलत है। दे डू स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस, form from cell in the thymus and form from bone marrow cells and produce memory cells, do not produce memory cells। ये गलत हो गया। they do produce memory cells। अच्छा, ऊपर ये क्या कह रहा है? do not form plasma cells। हाँ, ये प्लाज्मा सेल्स नहीं बनाते। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो सही होगी, बिकॉज ये यहाँ पर ये टी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहा है। थाइमस के अंदर ये फॉर्म्ड नहीं होते। थाइमस के अंदर इनकी प्रोसेसिंग और रेस्टिंग होती है। दे आर नॉट फॉर्म्ड इन द थाइमस, दैट्स व्हाई सी इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन काफी हुए, अब हम कुछ और तरह के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है। कहता है व्हाट डिस्क्राइब्स अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में क्या आता है? किलर टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक है, बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक है, लेकिन जो फैगोसाइटोसिस है ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक। वो ये नहीं देखता कि किस तरह का बैक्टीरिया और मैंने उसको कैसे इनगल्फ करना है। वो ये देखता है कि बैक्टीरिया है तो मैं इसको इनगल्फ कर लूंगा हर सूरत। ये नहीं होता कि इस तरह के बैक्टीरिया को ऐसे इनगल्फ करूंगा, उस तरह के बैक्टीरिया को वैसे इनगल्फ करूंगा। एंड प्रेजेंटेशन ऑन एंटीजन, जहां पर एंटीजन प्रेजेंटेशन का जिक्र आ गया प्यारे बच्चों, जहां पर एंटीजन प्रेजेंटेशन का जिक्र आ गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब वो रिस्पॉन्स स्पेसिफिक हो जाएगा। सो हमारे पास इसका आंसर क्या है? सी, जिसके अंदर बात हो रही है फैगोसाइटोसिस की। तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में बेटे फैगोसाइटोसिस आ जाएगी, और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट आर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज? स्पेसिफिक फैगोसाइटोसिस नहीं जी, ये नॉन स्पेसिफिक है। इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन्स, हिस्टामीन्स भी फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा अपना कैमरा ऑफ करे। आगे देखें, कहता है जी इम्यून रिस्पॉन्सेज में बी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, विच रिस्पॉन्स इज अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये जरा चार्जर अटैच कीजिए। अब हमें पता चल जाना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन, फैगोसाइटोसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामीन्स, ये तीनों टाइप्स क्या हैं? नो नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। ओके, आगे चलते हैं। अब जरा फैगोसाइट्स के साथ दो दो हाथ कर ले। गर्म पानी जरा मुझे देंगे, लाओ, गर्मा गर्म। कॉफी पड़ी है अपनी? मेरे पास पड़ी। ये जवाब भी लाता है, एक एक साशे लेके आता है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, लेट मी एक्सप्लेन। जब आपकी बॉडी में किसी खास जगह पर कोई पंगा पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको वैस्प काट ले, वैस्प, वैस्प समझते हैं? वैस्प का मतलब होता है भीड़। जब आपको भीड़ काटती है तो वो अपना एक जो टॉक्सिन है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। अब ये जो टॉक्सिन आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट हुआ है, ये ये फैलेगा। ये क्या होगा? इसको फैलना होगा। मिट क्यों नहीं रहा ये? यहां पर आपके बॉडी के सेल्स हैं, ये जैसे जैसे फैलता जाएगा बेटे,
ये आपके ज्यादा से ज्यादा सेल्स को डैमेज करता जाएगा। जैसे जैसे ये फैलता जाएगा, ये आपके ज्यादा से ज्यादा सेल्स को डैमेज करता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सेल्स को डैमेज से बचाने के लिए बॉडी क्या करती है? बॉडी इन्फ्लेमेशन करवा देती है। बॉडी यहां वाले सेल्स को का साइज इंक्रीज करवा देती है, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम आपको इंटेंस पेन देने शुरू कर देता है। मगर ये टॉक्सिन इसी एरिया में कंटेन हो जाता है। ये टॉक्सिन जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से फैल नहीं पाता। इतनी देर में कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्सेस को देखते हुए बॉडी के मुख्तलिफ टाइप के जो फैगोसाइट्स हैं वो यहाँ आते हैं, बॉडी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है और इस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देती है, एंड यू गेट रिड ऑफ इट। तो ये इन्फ्लेमेशन भी एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। इट इज ऑल्सो अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। जी, एंटीटॉक्सिन्स भी बन सकते हैं। ये एंटीटॉक्सिन्स भी बन सकते हैं और यहाँ इसकी पिनोसाइटोसिस भी हो सकती है। दोनों काम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कहता है व्हाट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ न्यूट्रोफिल? नहीं, इन्फ्लेमेशन नहीं है ना। इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में या उस टॉक्सिन के इंट्रोडक्शन के रिजल्ट में जब एंटीबॉडी बन रही है तो वो एंटीबॉडी बनना स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन सेल्स का इन्फ्लेम कर जाना वो नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड, वो इन्फ्लेमेशन कर देता है ताकि ये फैले ना। इसीलिए इसीलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक बोलेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई जो कि एंटी टॉक्सिन्स हैं, फिर वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो जाएगा। बट यहां पर वो पूछ रहा था सिर्फ इन्फ्लेमेशन का। ओके बेटा। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए जरा। वो कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर न्यूट्रोफिल? दे आर फाउंड इन टिश्यूज, दे आर फाउंड इन टिश्यूज एंड सिक्रीट साइटोकाइंस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये नहीं करते सिक्रीट साइटोकाइंस। They can leave the blood and accumulate at the site of infection. Yes, they are mobile. They can move. They can move. They can leave the blood and secrete cytotoxin when exposed to damaged cell. ये डैमेज सेल के एक्सपोजर पे टी लिम्फोसाइट्स अपना काम करते हैं। कौन करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। They circulate in blood and present antigen in response to infection. एंटीजन प्रेजेंटेशन न्यूट्रोफिल्स का काम नहीं होता, वो मैक्रोफेजेस का काम होता है। सो आंसर जो करेक्ट होगा वो यहां पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं अगला गुड क्वेश्चन, कहता है मैक्रोफेज का क्या काम है? दे आर फाउंड इन टिश्यूज एंड सिक्रीट साइटोकाइन इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। बिल्कुल, ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं और ये इसलिए साइटोकाइन रिलीज करते हैं ताकि बी लिम्फोसाइट्स अट्रैक्ट हो जाएं और वहां अगर एंटीबॉडीज सिक्रीट करनी शुरू करें। दे कैन लीव द ब्लड एंड एक्यूमुलेट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। नो, ये न्यूट्रोफिल्स का काम है। दे कैन लीव द ब्लड एंड सिक्रीट साइटोटॉक्सिन्स। नहीं, ये टी लिम्फोसाइट का काम है। दे सर्कुलेट इन ब्लड टू प्रोड्यूस एंटीजन इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। एंटीजन तो प्रोड्यूस ही नहीं करती हमारे बॉडी के सेल्स, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चंस आ गए वोकैबुलरी के। वो कह रहे हैं व्हाट आर एंटीजेंस? एंटीजेंस क्या होते हैं? नॉन सेल्फ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड ओनली ऑन बैक्टीरिया दैट ट्रिगर। नॉन सेल्फ मैक्रोमोलिक्यूल तो है, लेकिन ये सिर्फ बैक्टीरिया पर नहीं होते।
नंबर टू कहता है नॉन सेल्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है जी, इम्यून रिस्पॉन्स तो ट्रिगर करवाते हैं ये बात, ठीक है बिल्कुल। प्रोटीन दैट कंसिस्ट ऑफ टू लाइट एंड, ये जो है ये एंटीबॉडीज की बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है ये एंटीबॉडी की, ये गलत हो गया। एंड डी सेल्फ मैक्रोमोलिक्यूल एम्बेडेड इन बी लिम्फोसाइट, नहीं, ये जो इस चीज की बात है ये स्टेटमेंट की जाती है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। सही है क्वालिटी, ढूंढने यार, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा जी, कहते हैं there are some of the facts about the pathogen P are that it is transmitted in food and water, it live in human intestines, it has genes encoding for surface protein, it can change its surface antigens, and it may or it may not trigger an immune response। जी वहां बेटा मैं भी आपको बताता हूँ इसका आंसर, बताता हूँ। अच्छा जी, कहते हैं which explains why it is difficult to detect an effective vaccine। अभी हमने वैक्सीनेशन का टॉपिक पढ़ना है, बाद में इसकी बात करेंगे जब मैं आपको वैक्सीनेशन का टॉपिक इन डिटेल पढ़ाऊंगा, इन्फेक्शियस डिजीजेज। कहते हैं where are antibodies and antigens found on the surface of pathogen। पैथोजन की सरफेस के ऊपर क्या होगा, एंटीजन। ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज, ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज क्या हो सकता है, मैक्रोफेज आपको पता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम कर रहा होता है, एंटीजन। एंड इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में क्या हो सकता है, एंटीबॉडी। सो डी इज द आंसर। अच्छा जी, कहता है सेल्स विच डिवाइड एंड गिव राइज टू लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स, वेयर इन ह्यूमन बॉडी डू दी स्टेम सेल्स डिवाइड। ये स्टेम सेल्स कहां पर डिवाइड करते हैं, तो दे आर डिवाइड इन बोन मैरो। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर होते हैं और रिजाइड करते हैं, और लिम्फ नोड्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स मेच्योर होते हैं बट दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बोन मैरो। अगला क्वेश्चन, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया कहां कहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी आती है। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इम्यून रिस्पॉन्स का। ये जो मेमोरी सेल्स है बेटे, आपके मेमोरी सेल्स आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर मूव करते रहते हैं, ताकि जब भी इनको दे आर जस्ट लाइक पेट्रोलिंग इन द बॉडी, ताकि जब भी इनको एंटीजन का एक्सपोजर मिले ये फटाफट प्लाज्मा सेल्स बनाने शुरू कर दे। ड्यूरिंग अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात हो रही है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी इन विच ऑर्डर विल दीज इवेंट्स अकर। अब ये चीजें क्या क्या है जरा देखते हैं। अच्छा जी, बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट विद स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर्स। जरा सोचें, आप मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसका। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। टी हेल्पर सेल्स जो है वो एक खास तरह के एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद वो साइटोकाइन बनाना शुरू करते हैं। तो बात शुरू होनी चाहिए 5-4 से। तुम्हारे पास 5-4 में सी और डी ऑप्शंस दोनों आ रही हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, जी खिजर आपका आंसर ठीक है। 5-4 के बाद क्या होना चाहिए कि बी लिम्फोसाइट्स विद स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस। बी लिम्फोसाइट डिवाइड करेंगे और प्लाज्मा सेल्स बना देंगे और फिर उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। तो 3 एंड पे होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज सी। आगे कहता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा सेल्स ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस में प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। डिफरेंशिएटेड मेमोरी सेल, मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल्स नहीं बनाते, मेमोरी सेल्स बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स।
डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, ये भी प्लाज्मा सेल्स का काम नहीं है. दे कैन ओनली सिक्रीट एंटीबॉडीज. सो 3 ओनली. बी इज द ऑप्शन. अच्छा, कुछ एंटीबॉडीज के क्वेश्चंस निकालते. कहते द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एंटीबॉडी which arrangements of labels X, Y, and Z correctly identify its different parts. Okay. X क्या है? X है बेटे कांस्टेंट रीजन. X क्या है? कांस्टेंट रीजन. Y क्या है? Y is the variable region. ये वेरी करता है. और Z is the antigen binding site. So C is the answer. यहां पर आके एंटीजन बाइंड करता है बिल्कुल इस तरह जिस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एंजाइम हाइड्रोलिसिस, the two heavy polypeptide chain of antibody molecule. The hydrolysis occurs at the hinge region and break the antibody into 3 fragments. अच्छा जी, 3 फ्रेगमेंट्स में. जी जी, ग्राफ वाले भी करते हैं. इसके बाद ग्राफ वाले कर लेते हैं. अच्छा, उसने क्या किया है? 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हाइड्रोलाइज कर दिया है. और हाइड्रोलिसिस कहाँ किया उसने? हिंज रीजन पे कर दिया है. ये हमारे पास ये इस हिंज रीजन के ऊपर उसने ये यहां से इसको तोड़ दिया है. यहां से इसको क्या कर दिया है? तोड़ दिया है. अब वो क्या पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है 3 फ्रेगमेंट्स में एंटीबॉडी टूट गई है. हाउ मेनी ऑफ दी फ्रेगमेंट्स आर एबल टू बाइंड टू एंटीजेंस? हिंज रीजन से तोड़ा और 3 फ्रेगमेंट बना दिए. अगर एक जगह से तोड़ा होता तो 2 फ्रेगमेंट बनते. अब अगर 3 फ्रेगमेंट बने तो ये हम अज्यूम करते हैं 1, 2 और ये 3 फ्रेगमेंट्स बन गए. अब बताए इसके अंदर कितने ऐसे पार्ट है जहां पर ये बाइंडिंग अब हो सकती है? हाउ मेनी ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स आर एबल टू बाइंड टू एंटीजन? 1. बिकॉज ये अगर इससे अलग हो गए तो ये तो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा. तो ये सिर्फ एक ही जगह है जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है. अब आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस. जी, कहते ग्राफ शोज द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स व्हेन अ पर्सन इज इंजेक्टेड फर्स्ट विद एंटीजन एक्स. जी, विद एंटीजन एक्स एंड लेटर विद एंटीजन एक्स एंड विच कर्व है एक्स और क्या एक्स एंड एक्स वाई. ये बाद में वाई आया है. एंड विच कर्व शो द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन वाई. एंटीजन वाई को प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन सा शो कर रहा है? ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है. ये रिस्पॉन्स कौन सा है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स है. यस, इट्स सी. ये सी वाई का प्राइमरी रिस्पॉन्स शो कर है जो कि कम है. ये क्वेश्चन देखते हैं, अल्लाह करे 2.5 मिनट में हो जाए. कहता है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू द इम्यून रिस्पॉन्स. एक वॉलंटियर को एक्सपोज किया 2 एंटीजन से एक्स और वाई से. यहां पर इसको एक्स दिया, कुछ देर के बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स आ गया, दोबारा एक्स दिया तो एक्स का सेकेंडरी रिस्पॉन्स आया. और यहां पर एंटीबॉडीज फॉर वाई, यहां पर वाई और एक्स और वाई दिया तो इसका ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है. प्राइमरी फॉर वाई, दिस इज सेकेंडरी फॉर एक्स, दिस इज प्राइमरी फॉर एक्स. अच्छा जी, समझ आ गई. कहता है relative antibody concentration was measured at regular intervals over 60 days. The graph shows the time when volunteer was exposed to each antigen and the antibody concentration against time for antigen X and Y. अच्छा, कहता है what is the explanation of the result displayed on the graph? इसकी कहता है explanation क्या होगी? A कहता है primary and secondary immune response against antigen X occurred with memory cells B lymphocyte inhibiting the secondary immune response against Y. कोई इनिबिशन नहीं हुई. कोई इनिबिशन नहीं हुई वाई की. जब वाई इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स आ गया है. कहता है अ प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन वाई अकर्ड एंड द मेमोरी बी सेल्स स्पेसिफिक टू एंटीजन वाई एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स टू एक्स. वाई का
इफेक्ट वाई के ऊपर आएगा, एक्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेमोरी बी सेल स्पेसिफिक टू एंटीजन एक्स इनेबल्ड अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स टू अकर। ठीक है जी, मेमोरी सेल्स ने ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्स का कर दिया। डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स वर एक्टिवेटेड फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन वाई, और यहां इसके लिए डिफरेंट तरह के सेल्स आए और उन्होंने इसका यहां पर कौन सा रिस्पॉन्स करवाया, प्राइमरी। ये मुझे ठीक लग रही है स्टेटमेंट, लेकिन एक बार पहले जरा डी को भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं प्लाज्मा सेल्स रिमेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपोजर टू एक्स अंडरगो रैपिड क्लोनल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एक्स एंड लोअर द लेवल ऑफ, यहां तक ये स्टेटमेंट ठीक है, और ये कहना है कि लोअरिंग द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन वाई, ये गलत है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।